10 बड़े नेता जो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए और गुमनाम हो गए, आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं हरियाणा की राजनीति के सबसे तेज दौड़ने वाले राजनीतिक मुसाफिर अशोक तनवर जी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कभी राहुल गांधी जी की कोर ब्रिगेड के सबसे मजबूत सिपाही और युवा चेहरे हुआ करते थे। लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसी चीज है जो आदमी को चैन से बैठने ही नहीं देती। कांग्रेस में बात नहीं बनी तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर तृणमूल कांग्रेस में गए, वहां से आम आदमी पार्टी की झाड़ू पकड़ी और जनवरी 2024 में लगा कि बीजेपी का कमल थामकर सीधे संसद पहुंच जाएंगे। बीजेपी ने इन्हें सिरसा से 2024 का लोकसभा टिकट भी थमा दिया, लेकिन जनता ने ऐसा झटका दिया कि साहब चुनाव पूरी तरह हार गए। अब बीजेपी जैसी कैडर पार्टी में जो नेता नया आया हो और चुनाव भी हार जाए, उसकी हालत दाल में पड़े तेज पत्ते जैसी हो जाती है, जिसका काम सिर पे खुशबू देना था और बाद में उसे किनारे फेंक दिया जाता है। अशोक तनवर जी को जब समझ आया कि यहाँ तो दरी बिछाने के अलावा कोई बड़ा रोल नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने ऐसा यू टर्न मारा कि पूरा देश देखता रह गया। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी के लिए वे दोपहर में वोट मांग रहे थे, उसी शाम मंच पर राहुल गांधी जी के गले में हाथ डालकर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी माया मिली ना राम, जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। मगर अपनी राजनीतिक साख का ऐसा कबाड़ा कर लिया कि आज किसी भी खेमे में इनका पहले जैसा रसूख नहीं बचा है। नंबर 9 पर आते हैं मुंबई की सियासत के कभी बेताज बादशाह रहे कृपाशंकर सिंह जी। एक जमाने में महाराष्ट्र कांग्रेस का यह मुकद्दर उत्तर भारतीय चेहरा थे, जिनके सारे पर मुंबई की पूरी राजनीति घूमती थी। राज्य के गृह राज्य मंत्री रहे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और माया नगरी में इनका जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े दिग्गज इनसे मिलने के लिए लाइन लगाया करते थे। लेकिन जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा और कांग्रेस की सत्ता गई, तो कृपाशंकर सिंह जी को लगा कि बीजेपी ही वो सुरक्षित किनारा है जो नैया पार लगाएगा। 2021 में इन्होंने भगवा दुपट्टा डाला और बड़े बड़े दावे किए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक पासा फेंका कि जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। मुंबई में सालों तक पसीना बहाने वाले नेताजी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे उत्तर प्रदेश के जौनपुर भेज दिया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाहर से आए इस आयातित चेहरे को दिल से स्वीकार ही नहीं किया और कृपाशंकर सिंह जी चुनाव बुरी तरह हार गए। इसे कहते हैं चौबे जी गए थे छपे जीवन ने और दुबे जीवन कर लौट आए। मुंबई की गद्दी छूटी, जौनपुर का ताज मिला नहीं और आज महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष होने के बावजूद कृपाशंकर सिंह जी बीजेपी के विशाल समंदर में उस नाव की तरह नजर आते हैं जिसका राजनीतिक चप्पू पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। नंबर 8 पर आते हैं गुजरात के कद्दावर युवा नेता अल्पेश ठाकोर जी। साल 2017 का वो दौर याद कीजिए, जब गुजरात में 3 युवाओं की तिगड़ी ने सत्ता के पसीने छुड़ा दिए थे। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी और अल्पेश ठाकोर। अल्पेश ठाकोर जी ओबीसी एकता मंच के सहारे पूरे गुजरात के सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता बनकर उभरे और कांग्रेस के टिकट पर 2017 में विधायक बन गए। उस वक्त इनके भाषणों में जो तेवर और आग थी, उससे देखकर लगता था कि लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन 2019 में इन्होंने सोचा कि सत्ता की मलाई तो बीजेपी के पास है, तो आंदोलनकारी चोला उतार कर सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। मगर बीजेपी की वॉशिंग मशीन का नियम अलग है, यहाँ आते ही बागी तेवर गायब हो जाते हैं। राधनपुर सीट से जब इन्होंने बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, तो जनता ने इन्हें दल बदल की ऐसी सजा दी कि चुनाव हार गए। बाद में 2022 में गांधीनगर दक्षिण से विधायक तो बन गए, लेकिन जो अल्पेश ठाकुर जी कभी पूरे राज्य में रैलियां करते थे और लाखों की भीड़ जुटाते थे, आज वे बीजेपी के सामान्य विधायकों की कतार में हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं। आंदोलन का वो शेर आज पार्टी के कठोर अनुशासन के पिंजरे में ऐसा शांत बैठा कि राज्य की राजनीति में इनकी आवाज
अब बामुश्किल ही सुनाई देती है। नंबर 7 पर आती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना माना नाम डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जी की बेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कभी गांधी परिवार की सबसे भरोसेमंद सिपाही सालारों में से एक। 2016 में जब यूपी चुनाव नजदीक थे तो रीता बहुगुणा जोशी जी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। शुरुआत में तो किस्मत चमकी, 2017 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी और 2019 में प्रयागराज से सांसद भी चुन ली गई। लेकिन बीजेपी में इस्तेमाल और दरकिनार करने का जो अंदरूनी क्रोनोलॉजी है वो बड़ी ही बेरहम होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनका टिकट बेरहमी से काट दिया। इन्होंने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की खूब पैरवी की, लेकिन पार्टी ने एक ना सुनी और बेटे को भी किनारे कर दिया। आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां कभी रीता बहुगुणा जोशी जी के बयानों से सियासी पारा चढ़ता था, आज वे पूरी तरह राजनीतिक रिटायरमेंट मोड में जा चुकी हैं। न पार्टी के बड़े पोस्टरों में चेहरा है और न ही संगठन के बड़े फैसलों में कोई भागीदारी। नंबर 6 पर आते हैं अमेठी की रियासत के मालिक और कद्दावर नेता डॉक्टर संजय सिंह जी। एक वक्त था जब अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के बाद अगर किसी का हुक्म चलता था तो वो राजा संजय सिंह जी थे। केंद्रीय मंत्री रहे, असम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे और नेहरू गांधी परिवार के पारिवारिक मित्रों में गिने जाते थे। लेकिन 2019 के आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस कमजोर हुई तो संजय सिंह जी ने राज्यसभा की अपनी पक्की सीट और संसद का बचा हुआ कार्यकाल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सोचा था कि बीजेपी में जाते ही कोई बड़ा मंत्रालय या भारी भरकम पद मिलेगा। पार्टी ने इन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट से मैदान में उतार दिया, मगर अपनी ही रियासत में राजा साहब को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार के बाद से संजय सिंह जी का राजनीतिक ग्राफ ऐसा धड़ाम हुआ कि आज अमेठी की स्थानीय राजनीति हो या लखनऊ का सत्ता गलियारा, राजा साहब का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। नंबर 5 पर आते हैं देश के सबसे पढ़े लिखे और शालीन टेक्नोक्रेट राजनेताओं में शुमार सुरेश प्रभु जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नीति आयोग के पूर्व सदस्य और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अपने शानदार काम से पहचान बनाने वाले सुरेश प्रभु जी दशकों तक शिवसेना के सबसे बड़े बौद्धिक चेहरे थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो बुलेट ट्रेन और रेलवे के कायाकल्प का सपना दिखाकर इन्हें विशेष रूप से बीजेपी में शामिल कराया गया और सीधे रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। बाद में इन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी दिया गया। लेकिन 2019 के बाद जैसे ही राजनीतिक समीकरण बदले, सुरेश प्रभु जी को अचानक मंत्रिमंडल से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इसके बाद वे ना तो 2024 के किसी चुनावी समीकरण में दिखे और ना ही पार्टी के किसी बड़े मंच पर। जो सुरेश प्रभु जी कभी देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते थे और मीडिया के हर दिन छाए रहते थे, आज वे किसी गुमनाम थिंक टैंक और सेमिनारों तक सीमित होकर रह गए हैं। बीजेपी के चुनावी राजनीति ने उनके प्रशासनिक अनुभव को साइड ट्रैक पर खड़ा कर दिया। नंबर 4 पर आते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के बेहद मुखर नेता दिनेश त्रिवेदी जी। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ममता बनर्जी जी के बेहद करीबी और यूपीए सरकार में देश के रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी की पहचान एक बेहद समझदार और संजीदा सांसद की थी। लेकिन 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने राज्यसभा से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए टीएमसी पर घुटन का आरोप लगाया और बीजेपी का कमल थाम लिया। इन्हें लगा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र या राज्य में इनका कद आसमान छू जाएगा, मगर 2021 में ममता बनर्जी जी ने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की कि बीजेपी की पूरी राजनीति औंधे मुँह गिर गई। हालांकि कहानी का एक नया मोड़ 2026 में आया। अब दिनेश त्रिवेदी जी बीजेपी के नेता होने के साथ साथ
बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा भी दिया गया है। यानी बंगाल की चुनावी राजनीति में भले ही उनका पुराना प्रभाव नजर न आता हो, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनका राजनीतिक सफर पूरी तरह गुमनाम नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक बड़ी राजनयिक जिम्मेदारी जरूर मिली। नंबर 3 पर आते हैं पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री और पटियाला रियासत के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिन्होंने 2017 में नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लहर के बावजूद पंजाब में कांग्रेस को अपने दम पर 77 सीटें जिताकर ऐतिहासिक सरकार बनाई थी। राहुल गांधी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी से हुए विवाद के बाद कैप्टन साहब ने अपनी 40 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और 2022 में पूरी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। बीजेपी को लगा था कि कैप्टन के आने से पंजाब में सिख समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक उनकी झोली में आ जाएगा और कैप्टन साहब को लगा कि वे पंजाब बीजेपी के सबसे बड़े सरदार बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कैप्टन साहब अपनी खुद की पारंपरिक पटियाला शहरी सीट तक 2022 में हार गए। उनकी पत्नी परनीत कौर जी को 2024 में बीजेपी ने पटियाला से लोकसभा लड़ाया और वो भी चुनाव हार गईं। आज पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी और अकाली कांग्रेस के बीच जो घमासान चल रहा है, उसमें पंजाब के सबसे बड़े और ताकतवर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम दूर दूर तक चर्चा में नहीं आता। दिल्ली दरबार ने कैप्टन साहब को एक पूर्व फौजी की तरह सिर्फ विश्राम गृह में बिठा दिया है। नंबर 2 पर आते हैं कर्नाटक की राजनीति के भीष्म पितामह और देश के पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा जी। 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और बेंगलुरु को दुनिया भर में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाने में असली श्रेय में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय संभाला और लगभग 50 साल तक कांग्रेस की सर्वोच्च लीडरशिप का हिस्सा रहे। लेकिन 2017 में 84 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उस समय दक्षिण भारत में बोकालीगा समुदाय को साधने के लिए इनका खूब ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, मगर बीजेपी की सत्ता संरचना में बाहर से आए बुजुर्ग नेताओं की क्या हैसियत होती है, यह एस.एम. कृष्णा जी को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। पार्टी ने ना तो उन्हें कोई बड़ा संवैधानिक पद दिया और ना ही कर्नाटक के फैसलों में उनसे कभी सलाह ली गई। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपेक्षा से दुखी होकर इस कद्दावर नेता ने राजनीति से चुपचाप संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 10 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया और आज इतिहास के पन्नों में उनका राजनीतिक सफर एक शांत अध्याय बनकर रह गया। नंबर 1 पर आते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय जी। ममता बनर्जी जी के बाद अगर तृणमूल कांग्रेस में किसी का एक छत्र राज था तो वो मुकुल रॉय जी ही थे। टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता, बूथ मैनेजमेंट और टिकट बंटवारे की नब्ज मुकुल रॉय जी के हाथ में थी। 2017 में जब शारदा नारदा घोटालों की आंच तेज हुई तो मुकुल रॉय जी ने दीदी के साथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में आने के बाद इन्होंने अपना असली चाणक्य रूप दिखाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18 ऐतिहासिक सीटें जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उस वक्त अमित शाह जी के सबसे करीबी रणनीतिकारों में मुकुल रॉय जी का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन असली खेल तब बिगड़ा जब 2020 में टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी जी की बीजेपी में एंट्री हो गई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक मुकुल रॉय जी को दरकिनार करके शुभेंदु अधिकारी जी को बंगाल का नया पोस्टर बॉय बना दिया। मुकुल रॉय जी का स्वाभिमान इस कदर आहत हुआ कि 2021 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने के बावजूद वे चुनाव परिणाम आते ही वापस से टीएमसी कार्यालय पहुंच गए और ममता दीदी के सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन राजनीति में जो वफादारी एक बार टूटती है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ती। टीएमसी में जाने के बाद उन्हें पुराना सम्मान कभी नहीं मिला। उनकी मानसिक और शारीरिक तबीयत बिगड़ती गई और 23 फरवरी 2026 को उनका निधन हो गया।
आज भारतीय राजनीति का यह कभी बेहद प्रभावशाली रणनीतिकार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर इस बात की मिसाल जरूर बन गया कि सत्ता के सबसे मजबूत गलियारों तक पहुंचने के बाद भी राजनीतिक समीकरण बदलते ही कोई नेता कितनी तेजी से हाशिए पर जा सकता है।